तो ट्राइंगल पीसीए ले लिया और ट्राइंगल पीसीबी ले लिया, तो इन दो ट्राइंगल्स में हम ये कहेंगे भाई पीसी इज इक्वल टू पीसी कॉमन साइड, ये साइड दोनों ट्राइंगल में लाई कर रही है। अब पीछे कैसे, इधर आ जाओ, तुम्हें आगे देखने की आदत पड़ रही है। तो पीसीए और पीसीबी में हम ये कहेंगे पीसी इज इक्वल टू पीसी, यहाँ ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना, ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन साइड। ठीक है, पीसी इज इक्वल टू पीसी, ये पीसी जो है दोनों ही ट्राइंगल में लाई कर रहा है, तो पीसी इज इक्वल टू पीसी कॉमन साइड। उसके बाद आप क्या कहेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे कि एंगल पीसी ए इज इक्वल टू एंगल पीसीबी, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप लिखें एंगल पीसी ए यही लिख लीजिए, एंगल पीसी ए इज इक्वल टू एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये परिधि एग्जाम था तुम्हारा, कैसा हुआ, सही हो गया? ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं था जो नहीं हुआ हो? वो आए थे वो कि इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है बीच में, रैशनल नंबर नहीं आया तो नहीं आया। चलिए, और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में उस तरह के क्वेश्चन आए थे जो पूछे थे तुमने? इसका मतलब पेपर आसान आया था। चलिए ठीक है। चलिए जी, तो एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, ये 90 डिग्री हो गया। फिर हम ये कहेंगे सी ए इज इक्वल टू सी बी, ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि लाइन एल जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और निखिल, तुम एके चिल्ड्रन अकेडमी में हो, तुम दोनों सेम स्कूल है ना तुम्हारा, दोनों का पेपर तो तुम्हारा भी हुआ होगा, ठीक हो गया? अच्छा, चलो ठीक है, कोई मतलब सारे क्वेश्चन हो गए? अच्छा, चलिए, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी और ब्रैकेट में आप लिखेंगे गिवन, कि ये हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो, दे तो ये रखा है कि एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है भाई, वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी हो गया काम। अब जरा इस ट्राइंगल की बात करें तो मैंने क्या यूज करा, मैंने एक साइड पीसी यूज करी। ये वाला जो ट्राइंगल है पीसीए, उसके सारे टर्म्स में इस तरफ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जो ट्राइंगल है पीसीबी, उसके सारे टर्म्स में राइट हैंड साइड में लिखकर चल रहा हूँ। तो आप ये देखिएगा कि एक तो ये वाली साइड हो गई पीसी, ठीक है, मैंने पीसी को यूज करा, मैंने एंगल पीसीए इस वाले एंगल को यूज करा, और फिर मैंने सीए को यूज करा। तो मैंने यूज क्या करा, साइड, फिर ये एंगल, और फिर ये साइड। भाई साइड है, इस साइड को यूज करा, इस साइड को यूज करा, और इंक्लूडेड एंगल मतलब बीच का एंगल यूज करा, तो साइड एंगल साइड हो गया। सिमिलरली राइट साइड में देखो, इधर वाले ट्राइंगल में मैंने पीसी यूज करा, ये वाला एंगल यूज करा, और ये वाली साइड यूज करी, तो क्या हो गया, साइड एंगल और साइड, दो साइड्स जो मैं यूज कर रहा हूं उसके बीच वाला एंगल हमने यूज करा है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड हो गया क्राइटेरिया। तो आप लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल triangle PCA is congruent to triangle PCB. Triangle PCA is congruent to triangle PCB. अब क्या है कि मुझे PCA PCB के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो प्रूव ये करना है कि AP इज इक्वल टू BP हो जाए। ठीक है, तो जब भी मुझे कोई साइड, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करनी होती है, या कोई एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल प्रूव करना होता है, तो मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करूंगा और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में फिर मुझे क्या प्रूव करना है, ये दो साइड्स दे रखी है, एंगल नहीं दे रखा, साइड दे रखी है। तो भाई क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होंगी, अल्फाबेट पकड़िए, पहला और दूसरा अल्फाबेट पीसी, इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट पीसी। तो लिखो यहाँ पर पीसी इज इक्वल टू पीसी, फिर एक सेमीकोलन लगाओ, फिर दूसरा और तीसरा अल्फाबेट सीए, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट सीबी। तो लिखिएगा सीए इज इक्वल टू सीबी। उसके बाद फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट पकड़िए, भाई आपने किस किस को लिया, पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, अब पहला तीसरा भी तो लोगे, तो पीए, तो इसका भी पहला और तीसरा, पीए इज इक्वल टू पीबी। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की, ये इक्वल होती हैं। वो चीज आप पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे आप सीपीसीटी लिख देंगे, पूरा सेंटेंस तो ये हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये होता है, लेकिन आप शॉर्ट में सिर्फ सीपीसीटी बस इतना लिख देंगे।
तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे CPCT। अच्छा, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में देखा होगा, अगर इसमें खासतौर पर RD शर्मा या RS अग्रवाल अगर आप देखते हैं, एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और बुक, कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे प्रूव करने के बाद में ऐसे लिख देते हैं वो QED। इसका मतलब जानते हैं? QED, QED कुछ रशियन में है इसका मीनिंग, क्वार्टाइट, इक्वेशनो, डेमोन्स्ट्रेटो, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में एक आसान मीनिंग बना दिया इसका कि क्वाइट इजीली डन। क्वाइट इजीली डन का मतलब क्या है? ये तो बहुत आसान था, बड़े आराम से हो गया, दिखाना कि इट वाज क्वाइट इजीली डन। मैं बहुत महान हूँ, मैंने ये आसानी से कर दिया। तो वो मत लिखना, बस प्रूफ लिख देना बहुत है। ठीक है, कई बार क्या है कि आप दूसरी कोई बुक देख रहे हैं और वहां दिमाग में आएगा कि यार ये CPCT तो बताया, तो ये QED क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो QED जो है कुछ रशियन में होता है, इसका कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा जाए तो उसको क्वाइट इजीली डन ये कर दिया। हाँ, इंग्लिश के हिसाब से ये पता नहीं क्या चक्कर है, जो भी है। ये मतलब जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व करा होगा उसने ये कहा होगा कि ओ ये तो बहुत आसान था, ये तो हो गया, ये तो चुटकी बजाते ही हो गया। जैसे वो इंग्लिश की फिल्में, इंग्लिश की फिल्मों को हिंदी में डब कर देते हैं, उसी तरीके से रशियन सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिएगा, मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है सिर्फ इससे, PA इज इक्वल टू PB से। तो आप यहाँ पर एक इंप्लाइज दैट का सिंबल लगाकर ये लिख देंगे PA इज इक्वल टू PB, और यहाँ नीचे लिख दीजिए बेटा प्रूव्ड। कीजिए प्रूव, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था AP इज इक्वल टू BP। एक ही तो बात है, AP को PA बोल दो, BP को PB बोल दो, एक ही तो बात है। तो हमें प्रूव ये करना था कि ये जो पॉइंट P है, दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड फ्रॉम B। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर है ये A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है, अगला देखते हैं फिर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, एग्जाम्पल 3 देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर 3 कहाँ पहुंच गया? ये बहुत आगे है, पेज नंबर 118 पर आ जाओ भाई, पेज नंबर 118 पर आ जाइए। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एक्सरसाइज है ना, फिर आगे एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, चिंता मत करो, सब करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, पेज 118 पर, पेज 100 पेज नंबर 118, एग्जाम्पल नंबर 3। ये एनसीईआरटी लेकर आया करो यार, सारे सिर्फ नोटबुक ही लेकर बैठे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चे। अच्छा, तो निकाल कर बैठो भाई बुक। 8 बच्चे बिना बुक लेकर बैठे हैं, ऐसे ही काउंट कर लिया तुम्हें, मैंने देख लिया बुक है। तो ऐसे मत करो भाई, बुक लेकर आया करो। ऐसे तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ही नहीं और आप नोट करके चले जाओगे बस। क्यों भाई, बुक लेकर आया करो, ज्यादा भारी तो नहीं है। हाँ, वो स्कूटी की उसमें डिक्की में आ जाती होगी, है ना? हाँ हाँ, कौन सी स्कूटी है इसकी, वो मैं भूल रहा हूँ। एंटॉर्क, एंटॉर्क, TVS की एंटॉर्क, बड़े स्टाइल मारता है उस पर। हाँ, फोटो वोटो देखा करो इसकी, फोटो लगा देगा वो, खेत में खड़ी कर देगा स्कूटी, उसकी फोटो लगा देगा। कुछ वो उस पर वो टैगलाइन वगैरह नहीं लिखते, वो कुछ हैशटैग वगैरह लगाकर आजकल स्टेटस अपडेट करते हैं बच्चे, है ना? क्या लिखते हैं लोग आजकल, अपनी स्कूटी ले लेते हैं, उस पर लिख देते हैं कि मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट। कुछ लोग लिख देते हैं माई लाइफ माई रूल्स, ये भी तो है। लास्ट वार्निंग, यस, ये देखो, उसको पता है। तो भाई ऐसी उल्टी सीधी चीज मत लिखवा लेना कुछ। एक लड़का था, उसने पता है अपनी स्कूटी पर क्या लिखवा रखा था? ट्यूशन में आता था, तो उसने फ्रंट में लिखवा रखा था आई एम कमिंग, ठीक है, और जो बैक था, बैक पर लिखवा लिखवा रखा था आई एम गोइंग। कि कोई पीछे से देखेगा कि मैं जा रहा हूँ, कोई आगे से देखेगा तो मैं आ रहा हूँ। वाह भाई वाह, ये क्या है? माई लाइफ नहीं, माई लाइफ नहीं लिखते उस पर, माई लाइफ नहीं, मा लाइफ, मा लाइफ, MAH, मा लाइफ, मा रूल्स, रूल्स RULZ।
RULES नहीं लिखेंगे, रूल्स लिखेंगे उसको। तो बस पूछो मत भाई, ऐसी ऐसी नई नई कलाकारियां करते हैं लड़के। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, सी फिगर 7.15। तो जहां भी ये लिखा हुआ दिखाई दे जाए किसी क्वेश्चन में कि सी फिगर दिस दिस, तो वहां पर आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और फिगर खुद ही बना देनी है देखकर, जो दे रखी है फिगर। तो फिगर ये दे रखी है हमको ऐसे। ए बी सी डी ये दे रखा है। और इन्होंने बोला ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ये जो एडी है, एडी का मिड पॉइंट है ओ, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये मिड पॉइंट है ना एडी का, तो इसका मतलब एओ और डीओ ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ, उसके अलावा इन्होंने बोला है कि ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। तो यहां पर आप लिखेंगे गिवन गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एक तो ये दे रखा है। फिर है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, शो दैट शो दैट तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, देखिए फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी। ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीओसी, ये चीज प्रूव करनी है। चलिए जी करते हैं। देखो जरा मुझे इस पर फोकस करना है, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल डीओसी पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ये देखेंगे सबसे पहले कि मैं क्या क्या क्राइटेरिया यूज कर सकता हूँ। ए ए एस ए, ठीक है जी, ए एस ए से हो जाएगा। देखो हमने, अच्छा ये ना देखो बड़ी अजीब सी बात है कि जो ये जो ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है, ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये उधर है, उधर उधर वाले रूम में। तो ए ओ बी जो है, ये जो ए ओ बी ट्राइंगल है और ये जो सी ओ डी ट्राइंगल है, ये हमको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें अजीब सी बात क्या बताने वाला था मैं, आप ये देखिए जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में इन्होंने बोला कि वो जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाले एंगल्स वो छोड़ दो, वो सिलेबस में नहीं है। अरे भाई अगर वो छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर ये प्रूव कैसे करेंगे, जरा देखना। बिल्कुल, अगर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का आइडिया ही नहीं होगा तो प्रूव कैसे करेंगे। देखो ये वाली साइड जो है ए बी और सी डी, तो ये दोनों की दोनों साइड पैरेलल है, और ये जो साइड है ए डी, ये इन पैरेलल साइड्स को टच कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ और ट्रांसवर्सल के इस तरफ, ट्रांसवर्सल के इस तरफ और ट्रांसवर्सल के इस तरफ। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि एंगल, अच्छा मैं कौन से ट्राइंगल की पहले बात करूंगा, एओबी की और डीओसी की। तो एओबी वाले जो टर्म्स होंगे उनको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिखकर चलूंगा, और जो डीओसी वाले ट्राइंगल के टर्म्स होंगे उनको मैं राइट हैंड साइड में लिखकर चलूंगा। तो आप ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। यहां लिखिएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ डी सी, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। उसके बाद आप ये कहिए भाई ये वाली साइड ओ ए और ये वाली साइड ओ डी ये इक्वल दे रखी है, लिखिएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ये इक्वल दे रखी है।
मतलब गिवन है तो ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, समझ रहे हैं। ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखेंगे, हम जो भी चीज ले रहे हैं उसका रीजन जरूर ब्रैकेट में लिखना है, ये करके दिखाना है हमको। उसके बाद आप ये देखिएगा कि एक लाइन है एडी बिल्कुल सीधी और एक लाइन है बीसी बिल्कुल सीधी, तो एक लाइन ऐसे जाए और एक लाइन ऐसे जाए, एक दूसरे को काट दे, तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं, एक एंगल यहां बन गया ये, और एक एंगल यहां बन गया ये दोनों इक्वल होंगे। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, आप ये समझ लीजिए, मैंने एक पेयर एंगल्स का इक्वल दिखाने के लिए इधर एक सिंगल आर्क लगाई तो इधर भी सिंगल आर्क लगाई। अब इस एंगल को इसके इक्वल दिखाने के लिए इधर भी डबल आर्क लगाऊंगा, इधर भी डबल आर्क, क्योंकि ये दूसरा पेयर है ना एंगल का। अगर मान लीजिए तीसरा पेयर होता तो ट्रिपल ट्रिपल आर्क लगाते हैं हम। क्लियर है? समझ गए? तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल एओबी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, तो क्राइटेरिया बोलना जरा भाई कौन सा लगा दें? ASA। कैसे? एंगल साइड एंगल कैसे? इधर एंगल है, इधर एंगल है, और ये बीच की साइड है। एंगल, दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, तो बीच की साइड है, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, चलिए सही है। तो हम ये कहेंगे बाई एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle DOC। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle DOC। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखना क्या बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं O is also the midpoint of BC। चलिए, तो सेकंड पार्ट में लिखिएगा टू प्रूव O is also the midpoint ऑफ BC। तो ये क्वेश्चन में ये दे रखा था कि O जो है वो AD का मिड पॉइंट है, वो कह रहे हैं BC का भी मिड पॉइंट होगा, बता दो जरा। तो इसका मतलब क्या प्रूव करवाना चाह रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि OB और OC ये अगर आपने इक्वल प्रूव कर दिया तो आप कह देंगे कि हाँ भाई O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे नोट करें? इस चीज को आप कैसे नोट करें? आप ये कहेंगे सिंस वी हैव प्रूव्ड दैट since we have proved that triangle AOB is congruent to since we have proved that triangle AOB is congruent to triangle DOC। ट्राइंगल AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट हैं, तो भाई अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकलेंगी? देखो, पहला दूसरा अल्फाबेट इधर क्या है? AO, और इधर पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? DO। तो AO इज इक्वल टू DO सेमीकोलन। दूसरा और तीसरा अल्फाबेट इधर क्या है? OB, और दूसरा और तीसरा अल्फाबेट इधर क्या है? OC। OB इज इक्वल टू OC। पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? AB, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या है? DC। तो AB इज इक्वल टू DC। बोलो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनिए। इसमें आप क्या है ना कि अभी शुरुआत में जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम ये तीनों लिख रहे हैं ताकि हमको ये प्रैक्टिस हो जाए कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें इक्वल कैसे लिखनी है, बस इसलिए। नहीं तो हमको समझ में आ जाएगा कि OB इज इक्वल टू OC से ही मेरा काम चल जाएगा बस। ठीक है ना? तो मैंने तीनों साइड्स पहले लिख दी शुरुआत में, क्योंकि अभी शुरुआती लेवल के हमारे क्वेश्चन है, हमने करने शुरू करें इसके क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तीनों ही साइड्स हम लेकर चल रहे हैं, हम तीनों साइड्स इक्वल दिखा रहे हैं। ये करने के बाद में आप रीजन यहाँ पर क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में CPCT, CPCT। ठीक है, और मुझे चाहिए क्या? मुझे ये प्रूव करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि OB इज इक्वल टू OC से मतलब है मेरे को, मुझे इससे मतलब है बस। ठीक है, तो आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में लिख दें
आप लिखें इट इम्प्लाइज दैट OB is equal to OC, that is O is the midpoint of that is O is the midpoint of BC. Proved. मेरे को यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए? ठीक है। चलिए जी, उसके बाद क्या करेंगे? एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 जो है इसका, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप ये देखेंगे इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल क्वेश्चंस इसमें 8 हैं, ठीक है। तो जो 6, 7, 8 है बड़े मतलब ठीक ठाक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 5 क्वेश्चन पहले करेंगे, 3 क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन हैं इसमें जो शुरू शुरू वाले क्वेश्चन है थोड़े से आसान होते हैं, तो मैं 5वें से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक, तो आज हमें ये 5 ही क्वेश्चंस करने, जितने मुझसे हो गए मैं कराऊंगा, बाकी आप करेंगे। ठीक है, जो डाउट आए वो पूछना। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. See figure 7.20। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी फिगर दिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फिगर दे रखी है। ठीक है, तो दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर फिगर नहीं दे रखी होगी और एक जिसमें फिगर दे रखी है। तो फिगर दे रखी है, मैं फिगर बनाता हूँ। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। तो यहां पर एक पॉइंट दे रखा है A, एक लाइन निकल कर गई L, जो कि ये जो पूरा एंगल ए बन रहा है ना, इसका बाइसेक्टर है ये लाइन। लाइन एल इस एंगल ए की बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है कि बेटा ये वाला इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्टर मतलब आधे आधे में डिवाइड कर रही है, तो एंगल्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन्होंने बोला बीपी एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ये जो एल है इस पर एक पॉइंट है बी, और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करा जाता है, और एक परपेंडिकुलर इस पर। तो इधर लिख दीजिए P और इधर लिख दीजिए Q। BP इस पर एक परपेंडिकुलर है और BQ इस पर एक परपेंडिकुलर है। शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। फर्स्ट पार्ट में है, टू प्रूव ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। तो APB ट्राइंगल AQB के कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, कौन सा क्राइटेरिया लेंगे, देखते हैं जरा। हम ये कहेंगे, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ठीक है, आप ये लिखिएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ये जो ट्राइंगल एपीबी है इसमें साइड ए बी लाई कर रही है।
ऐसे ट्राइंगल ए क्यू बी है, इसमें भी साइड ए बी लाई कर रही है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड पहला। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो एल है ये पूरे एंगल ए का बाइसेक्टर है ना, मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब बी ए पी, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। तो ये दे रखा है हमको, क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख लीजिए गिवन। उसके बाद हम नोट करेंगे ये वाला कि एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए। दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल बीपीए और एंगल बीक्यूए ये दोनों भी इक्वल हो गए, बीपीए और बीक्यूए। अच्छा अब जरा देखो भाई, यहाँ पर ये जो है बी मतलब कौन कौन सा हो गया, एक तो ये वाला एंगल ले लिया, एक ये वाला एंगल ले लिया, तो भाई बीच की साइड होनी चाहिए थी ना, तभी तो एंगल साइड एंगल होता। ठीक है, अभी बीच की साइड तो है नहीं, तो बाजू की साइड है, तो ए ए एस हो जाएगा। कैसे, इधर ये एंगल है, इधर ये एंगल है, और ये वाली हमने एक साइड ली है, तो अगर बीच की साइड होती तब तो मैं उसको बोलता ए एस ए, एंगल साइड एंगल। लेकिन आर एच एस नहीं, आर एच एस में क्या होता है, एक तो राइट एंगल होता है और एक हाइपोटेन्यूज होती है और एक साइड होती है, तो दो साइड चाहिए और एक राइट एंगल चाहिए। यहाँ पर तो दो एंगल और एक साइड है। ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी तो एक साइड है ना, तो एक तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, यहाँ पर राइट एंगल मेरे को मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल मिल रहा है, लेकिन तीसरी साइड इक्वल मिलनी चाहिए थी, तीसरा एंगल इक्वल मिल रहा है, तो इसलिए आरएचएस नहीं बोलेंगे। समझ जाइए, अभी आरएचएस मैंने बताया नहीं है, आरएचएस में बताऊंगा, इस एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा। तो आप ये देख लीजिए कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और साइड बीच की तो नहीं है, तो बाजू की साइड है, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड भी एक क्राइटेरिया होता है, लिखवाया था। तो आप नेक्स्ट नोट करें कि बाई डबल ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, by double AS congruence rule, by double AS congruence rule, triangle APB is congruent to triangle AQB। तो भाई एपीबी AQB के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हमको यही चीज प्रूव करनी थी। अब जरा देखिए सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, है ना, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की आर्म्स कौन सी है, एक आर्म तो ये और एक आर्म ये, एंगल ए की आर्म्स कौन सी है, किसकी हेल्प से बन रहा है एंगल ए, एक तो इस वाली साइड से और एक इस वाली साइड से, तो इस साइड से भी बी और इस साइड से भी बी इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इसका मतलब आपको बीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है। ठीक है, इन्होंने दे भी दिया, इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने सेकंड पार्ट में। ये बोल रहे हैं, ये प्रूव दैट बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, या तो ये बीपी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल है, तो दोनों बात तो एक ही। हमको क्या करना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट में लिखें, टू प्रूव बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये चीज प्रूव करनी है। तो भाई कैसे करेंगे, हमने एपी भी लिखिएगा, सिंस वी हैव प्रूव दैट since we have proved that triangle APB is congruent to triangle AQB, since we have proved that triangle APB is congruent to triangle AQB,
इट इम्प्लाइज दैट पहला दूसरा अल्फाबेट AP, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट AQ, सेमीकोलन इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट PB, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट QB, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट AB, और इसका भी पहला और तीसरा अल्फाबेट AB। रीजन में क्या लिखेंगे? CPCT। CPCT। अभी मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे तो ये प्रूव करना था भाई BP इज इक्वल टू BQ, तो BP इज इक्वल टू BQ ये मिल तो गया यहाँ से। इट इम्प्लाइज दैट BP इज इक्वल टू BQ। हाँ जी, ये चीज हमको प्रूव करनी थी, तो BP इज इक्वल टू BQ हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं भाई, मृदुल, सूर्यांश यस सर। यस सर। क्लियर है? अमोघ क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है, चलिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. तो क्वेश्चन नंबर 4 में दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं L और M, are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. L M, ये एक पेयर दे रखा है पैरेलल लाइंस का, दूसरा दे रखा है P और Q। तो ये P और ये Q, LM और PQ। अच्छा, और दे रखा है ABCD। तो A से C को ज्वाइन कर दिया, ये है फिगर। अब वो बोल रहे हैं शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है जी, ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे होगा। ये P और Q ये पैरेलल है लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, हमारे पास लाइंस ये दे रखी हैं पैरेलल P और Q। तो ये जो P लाइन है इसके साथ ये ट्रांसवर्सल इधर एंगल इस तरफ बना रही है, ये वाला एंगल। और ये जो Q दूसरी पैरेलल लाइन है इसके साथ ये ट्रांसवर्सल इस तरफ क्या एंगल बना रही है? ये बना रही है। तो ये एंगल इसके इक्वल। तो लिखिएगा एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। इसको क्या बोलेंगे? इधर वाला ट्राइंगल पहले ले रहा हूं, तो CAB इज इक्वल टू ACD। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD। यहां रीजन में लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर कॉमा लगाइए और फिर लिखिएगा बिकॉज ये जो लाइन P है पूरी और ये जो लाइन Q है ये दोनों की दोनों पैरेलल है, तो लिखिएगा बिकॉज P इज पैरेलल टू Q, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद उसके बाद मैं ये कहूंगा कि भाई जब मैं ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ और ट्राइंगल सीडीए की बात कर रहा हूँ, तो ये जो एसी है, ये जो एसी लाइन है ये तो दोनों में लाई कर रही है ना, दोनों में लाई कर रही है, तो एसी इज इक्वल टू एसी कॉमन साइड। एसी इज इक्वल टू एसी, ये हो गया कॉमन साइड। चलो जी, ये कॉमन साइड हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये एल और एम भी तो पैरेलल दे रखी है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल के साथ में ये जो लाइन है एसी, ये एल के साथ में इस तरफ ये एंगल बना रही है और एम के साथ में इस तरफ ये एंगल बना रही है, तो ये एंगल ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हो जाएंगे, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इस बार जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले रहा हूं मैं, तो वो कौन सी साइड ले रहा हूं दोनों? इस बार मैं ले रहा हूं कि एल इज पैरेलल टू एम वाली। पहले जो अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला इसके इक्वल लिया था, तो मैंने कौन सी साइड ली थी? पी और क्यू, इन दोनों को पैरेलल लिया था, दोनों दे रखा है क्वेश्चन में। ये एल और एम भी पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल है, ये दोनों दे रखा है। तो लिखिएगा कि अब इसको कौन सा लिखूंगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। रीजन में लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज अब क्या लेंगे, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने इस ट्राइंगल में कौन कौन सा एंगल यूज करा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। ऐसे इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल। गुड इवनिंग। तो लिखिएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ये वाला एंगल हो गया ये वाली साइड, तो हमारा कौन सा ट्राइंगल बोला था, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 और देखिए जरा, बताओ क्लियर है? क्वेश्चन 3 देखिएगा, AD एंड BC, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB, सी फिगर 7.18। तो फिगर 7.18 के हिसाब से करना है, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो फिगर 7.18 के हिसाब से करना है, तो फिगर दे रखी है तो फिगर बना लूंगा पहले। ठीक है, समझ रहे हो? तो देखिएगा
तो ये दो ट्रायंगल्स बन गए, एक ट्रायंगल बन गया ओएडी और एक ट्रायंगल बन गया ओबीसी। और उसमें हमको क्या करना है, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हमको ये शो करना है कि ये वाली जो लाइन है ना सी डी, ये पूरी लाइन ये इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। तो सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब ए बी को, हाँ इस बार आरएचएस लगाओगे क्या? आरएचएस अभी हमने पढ़ा नहीं है तो लगा क्यों रहे हो उसको? नहीं दे रखा है क्या कुछ? नहीं बेटा सुनो, बताता हूँ अभी। हमें क्या प्रूव करना है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट्स ए बी का मतलब क्या है कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब बी ओ और ए ओ अगर इक्वल आ जाए तो हमारी बात बन जाएगी। हम ये कहेंगे कि ये जो सी डी है फिर ये पूरी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तभी तो बी ओ और ए ओ इक्वल आया। तो ये चीज मुझे प्रूव करनी है कि टू प्रूव ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। तो क्या प्रूव करना है हमें कि AO इज इक्वल टू BO, ये चीज प्रूव करनी है। तो जरा देखिएगा, मैं लिखूंगा एक तो ट्राइंगल OAB, तो यहां लिख दीजिए इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAD सॉरी, एंड ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। तो OAD में और OBC, OAD और OBC को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो मैं ये कहूंगा इसमें आप ये करिए, एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिखो एंगल DOA, एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल COB। रीजन में लिखिएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक तो ये हो गया, दूसरा लिखो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दो तो एंगल आ गए। और AD इज इक्वल टू BC। ये दे रखा है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या है कि दो एंगल हैं और दोनों के बीच की साइड नहीं है। दोनों के बीच की साइड अगर होती तो AS से लिखता, ये एंगल है, ये एंगल है, और फिर कोने की साइड है, मतलब अलग हटकर साइड है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाई डबल AS, एंगल एंगल साइड हो गया। तो लिखिएगा यहाँ बाई AAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब RHS नहीं लगेगा इसमें, देख लो आप, क्योंकि तीसरी साइड नहीं दे रखी। हाँ, by AAS congruence rule, triangle OAD is congruent to OBC। मुझे AO इज इक्वल टू BO प्रूव करना था, तो जब CPCT करूंगा तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है OA, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है OB। तो लिख दो OA इज इक्वल टू OB। मैं वो तीनों नहीं लिख रहा इस बार, OA इज इक्वल टू OB। यहाँ लिखिए प्रूव्ड, ब्रैकेट में लिख दीजिए CPCT। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने तीन करे इसमें, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों आप लोग होमवर्क में करिएगा, क्वेश्चन 1 और 2। ठीक है, डाउट आए तो पूछना।